Namaste, all of you. Hello. Hi, Ruchi. Namaste. कुछ ही क्षणों में आज का एपिसोड नंबर 19 शुरू करने जा रहे हैं। हम अपने गेस्ट के लिए राह देख रहे हैं। नमस्ते प्रमोद जी। हाय, जय सीताराम। नमस्ते पारुल दीदी। नमस्ते, मैं प्रतिभा लश्करी आचार्य अपनी यह इंस्टाग्राम लाइव सीरीज गुरु श्री धर्मशी भाई शाह शिष्य श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड है एपिसोड नंबर 19 और आज का एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं हम गुरु वंदना के साथ। गुरु वंदना गाएगी दिव्य श्री आचार्य। नमस्ते गुरु चरण में वंदना, प्रथम करु शेष नाई। बिगड़ी जन्म अनेक की, गुरु बिन को न बनाई। जय गुरुदेव। सही कहा है कि हमारे जन्मों जन्म की बिगड़ी अगर कोई बना सकता है तो वही एक सच्चा गुरु है। हमारे ऐसे ही हमारे परम आदरणीय गुरुजी श्री धर्मशी भाई को हम आज याद करने जा रहे हैं, वापस उनके एक ऐसे होनहार शिष्या के साथ जिन्होंने कथक में शिक्षा विशारद भी किया है और अलंकार भी कंप्लीट किया हुआ है। वे यूके में सेटल है। तो आइए मिलते हैं आज के हमारे दीदी हेमाबेन त्रिवेदी जोशी के साथ बातें करते हैं। नमस्ते नमस्ते हेमा। नमस्ते, नमस्कार। हार्दिक स्वागत है इंस्टाग्राम वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जी। और हम खुशी है कि इंडिया में साउंड इको इको साउंड हो रहा है मेरी। आप कुछ वापस I'll just exit અને પાછું ફરીથી આવજે. ઓકે, हेलो हेलो अपर अपर फिर से ट्राई करते हैं, कुछ ऑडियो प्रॉब्लम है शायद। We are trying. हाँ, अभी बराबर है? हाँ, आपकी हाँ, आपकी आवाज तो आ रही मुझे भी आपकी अभी बराबर आ रही है। पहले थोड़ा क्रैक होती थी साउंड, अभी बराबर है। ओके ओके। मुझे पता नहीं मेरी बात को आती है। नहीं, मेरी बिल्कुल मुझे इको नहीं आती है। ओके फाइन। फाइन। तो दीदी तो आज का एपिसोड और आपके साथ आपकी जर्नी कैसे शुरू की, आप बताइए कैसे आपकी शुरू हुई। हाँ, अभी फिर से साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा है। यही कुछ मेरी आवाज बराबर आ रही है? जी जी जी।
अच्छा ठीक है, फिर चलेगा। ज्यादा मैं ही बात करने वाली हूँ तो कोई बात नहीं। ओके, आई होल्ड द फोन એવું કરું અથવા તો હું ઇયર પ્લગ લગાવી લઉં. Yeah, sure, Yes, sure. sure, sure. હા, ઓકે. नमस्ते नमस्ते हिना दी। हिना दी। व्यूअर्स को व्यूअर्स को मेरी आवाज आई थिंक आई थिंक आज कुछ इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम बदला 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 लग रहा है, कुछ हुआ लग रहा है इसमें, क्योंकि पहले जो दिख रहा था वैसा लाइव आज नहीं है, कुछ अलग सिस्टम चेंज हुआ है, तो शायद कुछ चेंज हुआ होगा। अभी इको साउंड नहीं आ रहा है मेरा, आई होप कि इको सुनाई दे। अभी आ रही है? अभी आपकी तो परफेक्ट आ रही है दीदी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल ठीक. अरे वाह। हाँ. तो आप हार्दिक स्वागत है दीदी आज के एपिसोड नंबर 19 में, और हम बहुत ही खुश हैं कि आप हमारे साथ आज जुड़े हैं, और आपकी जो पुरानी अच्छी अच्छी यादें हैं गुरु जी के संस्मरण है वो शेयर करने के लिए आपने हमें प्रोत्साहित किया है। तो प्लीज आप शुरू करें अपनी जर्नी, कैसे आपकी कथक की जर्नी शुरू हुई वहां से लेके। वैसे बहुत छोटी थी मैं जब भी, तो मेरे पिताजी मेडिकल ऑफिसर थे, कोडियाक में थे तभी, और बुनियादी शिक्षण के लिए गुरुजी ने शायद एक नृत्य नाटिका बनाई थी। काफी छोटी थी मैं, 3rd या 4th स्टैंडर्ड में थी वहां पर, तो तभी देखा मैंने और डिसाइड कर लिया था मन में कि जब भी मौका मिलेगा लाइफ में, ऐसा नहीं कि अभी सीखना है, जब भी मौका मिलेगा मैं ये सीखूंगी, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। और मेरी पहले से ऐसा पता नहीं, मैं कुछ थोड़ी अलग सी हूँ, तो मेरी बहुत सारी विशेष थी। सब बहुत छोटी थी तभी ये पहली विश आई मेरे मन में, और मैंने मन में तय कर लिया कि मैं ये कभी भी मौका मिलेगा तो मैं सीखूंगी। फिर पिताजी तो डॉक्टर थे, हर तीसरे साल उनकी ट्रांसफर होती थी, वो भी विलेज में, क्योंकि वो गांधीवादी थे और रूरल में ही काम किया है उन्होंने। और तो सब जगह घूमते घूमते फिर पढ़ाई मेरी 11th तक की त्रापज में हुई, ये भावनगर के पास अलंग जाते हुए आता है ना, वहां पर। फिर वहां से मैंने पॉलिटेक्निक में रेडियो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स किया, 3.5 साल का डिप्लोमा था। और उसके बाद मैं बॉम्बे में काम करने चली गई, वहां पर वो टेलीविजन शुरू होने वाला था, तो मुझे सर्विस इंजीनियर की तरफ से मिली, तो वो विश मेरे दिमाग में थी। बहुत सालों के बाद में मेरा भावनगर में चांस मिला जॉब करने का यूनिवर्सिटी में, तो मेरी जो भाई की लड़की है उसे सिखाने के लिए, और मेरे पिताजी दक्षिणामूर्ति में ट्रस्टी भी थे, क्योंकि वो इनके बहुत करीब थे विमूबेन के, और उनका बहुत पुराना रिश्ता था, मतलब दे वर फ्रेंड्स। तो उनसे बात हुई और वो पता चला कि यहाँ पर क्लासेस चलते हैं। तो जब भी मैंने शुरू किया यहाँ जॉब, तो मैं बिल्कुल ही नई थी, मैं किसी को नहीं जानती थी, क्योंकि मेरी पढ़ाई सारी छोटे छोटे गांव में हुई, और फिर मैं अहमदाबाद में मैंने अपना कॉलेज किया। तो भावनगर में मेरा कोई फ्रेंड्स या ऐसा कुछ था नहीं। तो फिर पता चला कि यहाँ क्लासेस है, मैं कई बार पसार होती थी यहाँ से, वो पास होती थी, तो मुझे पता चला, घुंघरू की आवाज से पता चला कि यहाँ पर क्लासेस है, और वही क्लासेस है जो गुरुजी को मैंने देखा था इतने साल पहले। तो फिर मेरी भतीजी आती थी, उसके साथ मैंने शुरू किया आना। तो मेरे साथ सारे करने वाले जो लड़कियां थी वो मेरी भतीजी की उम्र की थी, 6 या 7 साल की। फिर भी तो गुरुजी ने मुझे पूछा कि आपको पहले उनके साथ करना पड़ेगा। उन्होंने मुझे बहुत ही एनकरेज किया,
कि आपको पहले उनके साथ करना पड़ेगा। मुझे तो अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, क्योंकि आई फील वेरी हैप्पी, आई फील यंग, कि उनके साथ काम करने के साथ मैं भी अपने आप को काफी यंग समझने लगी और मुझे अच्छा लगा। और उनको भी अच्छा लगता था कि आंटी काम कर, आंटी हमारे साथ में है आंटी। और तभी से ज्यादातर लोग मुझे हेमा आंटी से जानते हैं। अच्छा। फिर मैंने ट्रैकिंग किया तो उसमें भी बहुत सारे लोग के, मेरे जो मेरी उम्र के थे उनके बच्चे मेरे साथ आते थे, तो ज्यादातर लोग हेमा आंटी से। तो कई बार ऐसा होता है कि हेमा सिर्फ बोले तो मुझे पता नहीं चलता था कि वो मुझे बुला रहे। हाँ। इस तरह से मैंने डांस सीखा। मेरे ख्याल से 30 या 31 साल की होगी। और उसी दौरान मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन प्रोतिमा बेदी से भी मिला, बिकॉज शी स्टार्टेड क्वाइट लेट इन हर लाइफ, जो उड़ीसी उन्होंने किया था। तो मुझे लगा कि मैं क्यों नहीं कर सकती, और गुरुजी ने बोला कि एज है कोई मैटर नहीं करती है, आप कभी भी सीख सकते हैं। आप 60 साल की हो तो भी सीख सकते हो, और 80 साल के हो, अगर आप पे ये जज्बा है तो आप सीख सकते हो। तो मैंने शुरू किया। फिर फर्स्ट ईयर का आया तो मैंने पूर्ण का एग्जाम, पहले दे सकते थे हम, तो वैसे मैंने दिया पूर्ण का एग्जाम। उसके बाद में ईयरली एग्जाम का रूल आ गया, तो हर साल ऐसे। तो मैंने 89 में मेरा विशारद हुआ, और आई वॉज लकी कि 89 के बाद में हम लोग जा रहे थे अंडमान। तो मैंने वहां भी इनके जो सेक्रेटरी थे उनको भी कार्ड भेजा, तो वो भी गुरुजी को नाम से जानते हैं अरे वाह। कि मिस्टर बिरदी करते थे। अभी तो वो नहीं रहे, ओके। पर उन्होंने भी बहुत सराहा कि नहीं, आपने इतना अच्छा किया, भावनगर में ये सब हो रहा है, हमें तो पता ही नहीं था, ऐसे करके। तो उसके बाद में गुरुजी ने बोला कि अगर आपको करना है तो शिक्षा विशारद भी आप कर सकती है। मुझे गुरुजी को भी पता था कि मैं उसे, ये जो डांस है मेरा पैशन था सीखने का, पर ऐसा नहीं था कि मैं उसको कैरियर बनाऊंगी, क्योंकि आई वॉज ऑलरेडी सेटल्ड इन माई कैरियर। मैं यूनिवर्सिटी में माइक्रो एनालिस्ट थी, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में काम करती थी। तो मेरी जो पहली बकेट लिस्ट थी वो पूरी हो गई कि मैंने विशारद किया, मैंने डांस सीखा, और वो भी अच्छे से सीखा। फिर शिक्षा विशारद किया। मेरे पिताजी को हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था, तो थोड़ा बहुत मेरे जीन्स में भी। तो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स थी, जो भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, फिर उनके बाद जिन्होंने लिखा, वो बहुत सारी बुक्स थी, किसी को नहीं पता था। तबले के ऊपर भी बहुत सारी थी। तो मैं जाके नीचे, वो साथ में एक ब्रश लेके जाती थी मिट्टी निकालने के लिए और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का पूरा लेके आती थी, और गुरुजी के साथ में। तो वो उनको बहुत अच्छा लगा कि वो जो नाट्य शास्त्र का जो लिखा हुआ था भरत मुनि का, वो इनको मिला। और वो भी जो अनुवाद था, वो भी कोई ऐसा था कि जो संगीतज्ञ थे, उनको पता था कि उन्होंने ये अनुवाद किया हुआ था। तो वो बहुत एक काम में आया। और शिक्षा विशारद का जो मैंने पाठ लिया था एग्जाम के टाइम, वो भी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में से एक चैप्टर लेके फिर उनको सिखाया था। और मेरे ख्याल से काफी लोगों के पास वो अभी होगा भी, कि कैसे ये वैसे करते हैं ना कि 5वां वेद है नाट्य शास्त्र, 4 वेद के साथ में ये 5वां वेद गिना जाता है। तो उस हिसाब से वो मैंने शिक्षा विशारद भी किया। फिर चाह बढ़ी कि नहीं, अलंकार भी करते हैं, क्योंकि काफी लोगों ने ऐसे बोला। और अगर कोई मुझे चैलेंज देता है कि ये नहीं हो सकता, तो मैं जरूर करती हूँ। तो शिक्षा विशारद के बाद में मैंने अलंकार स्टार्ट किया। मुझे पता था माय लिमिटेशंस, आई नो, क्योंकि मैं टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करती थी। जितना लास्य शायद आप लोगों के अंग में आएगा, उतना मेरे में नहीं आएगा, क्योंकि पूरा मेरा फील्ड अलग है। प्लस आई एम आउटडोर पर्सन, मुझे आउटडोर जाने की काफी है कि मैं माउंटेन को देखती हूँ। और गुरुजी को ये पता था कि क्योंकि वो भी अल्मोड़ा सीखे हैं ना, वहां रहे हैं, तो एक बार जो हिमालय को देखता है
उनको हिमालय की चाह रहती है, वो बार बार बुलाता है। तो उनको पता था, तो वो उन्होंने कभी डिस्करेज नहीं किया, क्योंकि मैं तो समर के टाइम जाती थी और एग्जाम हमारा दिसंबर में आता था। तो हमेशा कहते थे कि इतना ख्याल रखना कि पाँव के ऊपर कोई तकलीफ ना हो तुम्हें, राइट राइट। बाकी कुछ भी हो। क्योंकि फेस का ऐसा है कि आप एक्सप्रेशंस दो, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप दिखने में सुंदर होने चाहिए, आपका एक्सप्रेशन सामने वाले के दिल को छूना चाहिए। उस हिसाब से फिर वो माउंटेनियरिंग का किया। आपको सुनाई देता है ना? जी जी, पक्का। तो साथ साथ में वो चलता रहा मेरा। गुरुजी को भी अच्छा लगता था कभी उन्होंने। और उस दौरान एक बार हम लोग कॉन्फ्रेंस थी कानपुर में, तो साथ में गए थे। मैं, गुरुजी थे, शिल्पा थी, शिल्पा शाह वो थी, और मणिबेन थे मेरे साथ, और प्रेमचंद भाई। हम लोग गए थे कानपुर, और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इतने दिग्गज कलाकार से रूबरू होने का मौका मिला। उनको देख के पता चला कि क्या सामने बैठ के जैसे अभी हम बात कर रहे, उतनी नजदीक से उनको और उनको सुनने का और उनको देखने का मौका मिला हमें। तभी उमा जी थी डोगरा, उनका डांस था। फिर किशोरी आमोनकर जी थी, उनको सुना। कुमार गंधर्व, बहुत कम लोगों को ये मौका मिला होगा कि उनको रूबरू सुने, उनको सुना। फिर भीमसेन जी थे, पंडित भीमसेन जी थे, उनको सुना। बहुत ही बड़े बड़े कलाकार थे। तो वो एक मौका बहुत अच्छा रहा। फिर गुरुजी को बोला कि कानपुर तक आए हैं तो चलो लखनऊ भी घूम लेते हैं। फिर उनको थोड़ा डर था कि 3 लोग लड़कियां हो तुम, मुझे इस साइड का, उनको बोले कि, वो बोले कि मुझे इस साइड का कोई पता नहीं है, राइट तो कैसे मैनेज करेंगे? बोले आप चिंता बिल्कुल ना करो, मैं मैनेज कर लूंगी। तो लखनऊ घूमे हम। और फिर वापसी ट्रेन में आए। ट्रेन में भी कोई रिजर्वेशन नहीं था हमारा, वापसी का कानपुर से था, तो वो भी मैनेज हो गया। और फिर ट्रेन में नींद तो इतनी आती नहीं, और जो आवाज आती है खट 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 खट, तो सडनली गुरुजी को इंस्पायर हुए एकदम से, और एक कविता बना दिया उन्होंने, घुमड़ घुमड़ कर बादल आए, ऐसे करके। मुझे पूरा बोल तो याद नहीं है, लेकिन मेरी डायरी में लिखा हुआ है वो। मैं हमेशा एक डायरी रखती हूँ, कभी भी ट्रैवल करती हूँ तो उस डायरी में लिखा हुआ है। और उन्होंने कविता बना लिया और हमने लिख लिया। ये इतना अच्छा लगा। बोले कि ये जो आवाज आती है ना, तो बोलते हैं कि ये दादरा राग जैसे आती है। तो उस हिसाब से उन्होंने बना लिया और मैंने लिख लिया साथ में। मेरे ख्याल से 1 या 2 बार किसी ने ट्राई भी किया है प्रोग्राम में अपने विशारद के, ऐसे मेरे बात के। तो काफी अच्छा रहा मेरा गुरुजी के साथ का। और फिर ये मेरी जो विश लिस्ट थी वो पूरी हो गई। फिर मेरी माउंटेनियरिंग की थी, वो भी साथ साथ चल रही थी, और गुरुजी भी एनकरेज कर रहे थे। तो बोलते थे कि आप जब भी आओ। फिर मैं यहाँ के एक इंडो फ्रेंच ग्रुप है, अमिती है, तो काफी लोग आते हैं होम स्टे करने के लिए। तो उनके लिए भी 1-2 बार मैंने डांस किया था यहाँ पर। ओह वाह जी दीदी। हेलो, आई थिंक पावर कट हो गया होगा वहां पर, इसलिए शायद वाईफाई बंद हो गया है और लाइट्स भी ऑफ हो गए हैं। हम गए। यस दीदी, ओके ओके, बिकॉज आपका फेस पॉज हो गया है, तो मुझे लगा कि जी पावर का हाँ, प्रॉब्लम हुआ था। नहीं यहाँ पर लाइट चलेगी ना इसीलिए, और आपका पॉज आ रहा है और सर्कल दिख रहा है, इसीलिए मैंने सोचा पूछ लेती हूँ। अच्छा, नो क्योंकि प्रॉब्लम। ज्यादातर मैं बोलती हूँ तो किसी को मौका नहीं रहता है बोलने का। हमें नहीं चाहिए आज मौका, हमें सुनने की मजा आ रहा है आज। हमें तो बहुत ऐसे अच्छा लग रहा मेरी जो विश थी, और मेरा पर्सनली बहुत छोटी थी तब से मेरे दिल में कुछ बातें फिक्स रहती थी कि जिंदगी में क्या क्या करना है। तो डांस सीखा मैंने गुरुजी से, और गुरुजी ने, वो जैसे मेरे पिताजी भी थे,
उनकी तरफ से भी बिहेव करते थे, मेरे वडील फ्रेंड की तरह से भी रहते थे। तो काफी ऐसे बातें होती रहती थी और उनको पता था मैंने शादी नहीं की थी तभी। आई वॉज 40 when मैंने जब भी मेरा अलंकार किया तो, और गुरुजी को बहुत चिंता रहती थी। तो मैंने उनको बोला कि आप चिंता मत करो, शादी भी मेरे लिस्ट में है लेकिन लास्ट में है, क्योंकि बहुत सारी विशेष ऐसी है कि मैं शादी करने के बाद में नहीं पूरी कर सकती हूँ। तो मेरा एक था कि मैं ट्रेन माउंटेनियर नहीं हूँ, लेकिन मैंने बहुत ट्रैक किया है हिमालय में, पर एक समिट करना था, एक ऐसा कोई छोटा पीक हो जो मुझे क्लाइंब करना था, और मैंने वो सक्सेसफुली किया। 93 में या 94 में किया शायद। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा और गुरुजी ने भी उसके लिए बहुत ही एनकरेज किया। उनके आशीर्वाद से पूरा मेरा कंप्लीट हो गया। अदरवाइज ऐसे कोई एनकरेजमेंट हो तो, अदरवाइज ऐसे होता है ना कि लड़कियां बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाती है, ऐसा उस टाइम तो था। तो वो मैंने पूरा किया। फिर मैं थोड़ा बहुत सोशल वर्क भी करना चाहती थी, क्योंकि मैं यूथ हॉस्टल से जुड़ी हुई थी, जो काफी बच्चों के लिए भी काम करते हैं, फिर सोशल वर्क भी करते हैं ऐसे। तो हमने सिर्फ ऐसे एड्स के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा था, तो मैंने वो भी एक सोचा था कि वो जो नेशनल हाईवे 8 है उस पे बहुत ही ज्यादा ये रहता है एड्स का प्रॉब्लम, क्योंकि वो दिल्ली अहमदाबाद का पूरा हाईवे है, तो प्रोस्टिट्यूशन वगैरह बहुत होता है उसमें। तो वो एक मैंने किया। तभी भी गुरुजी ने बहुत ही एनकरेज किया और बहुत खुश हुए कि एक लड़की होके तुमने इतना सारा कुछ अपने लेके लीडरशिप लेके किया, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो टेबू माने जाते हैं अपने समाज में, लोग बहुत ज्यादा बात नहीं करते। उसमें मैंने किया तो काफी उनको अच्छा लगा कि नहीं तुमने बहुत ही अच्छा ये किया। फिर शादी का बात तो एक दो बार उन्होंने भी कोशिश की मुझे लड़के दिखाने की, ऐसे मैंने बोला आप चिंता मत करो, मैं अपने आप ढूंढ लूंगी, लेकिन अगर मुझे शादी करनी है तो मुझे शायद कंट्री के बाहर ही करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो पैशन है हिमालय के लिए, उसके लिए आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ कि मैं 15-20 दिन जाऊं और कोई और जाता है तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, मुझे जाना पड़ेगा हिमालय, मुझे जाना ही है, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे में मेरी शादी वाली लाइफ तो चलेगी नहीं। इफ आई एम आउट ऑफ कंट्री देन इट्स ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो तभी उनको अच्छा लगा कि नहीं नहीं मैं सीरियसली सोच रही हूँ, आई एम जस्ट नॉट सेइंग कि ना नहीं नहीं मैं कर लूंगी शादी। और जब भी मैंने शादी का तय किया तो सबसे मेरे ख्याल से ज्यादा, तभी मेरे पिताजी नहीं थे, तो सबसे ज्यादा खुशी गुरुजी को हुई कि नहीं आज मुझे एहसास हुआ कि जो तुम कहती हो वो तुम करती हो। तो उनको बहुत अच्छी हुई। झवेर बहन भी इतना एनकरेज करते थे हर बार, क्योंकि वो दोनों साथ में ही मुझे बोलते थे हमेशा। तो वो मैंने किया एक, और बहुत खुश हुए। फिर मेरे हस्बैंड को लेके उनको 2-3 बार मिलने भी गई वापसी, जब हम आए इंडिया में हमेशा उनको मिलते थे और हमेशा उनसे बात करते थे। तो वो एक बहुत सारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर हर साल हम लोग जब भी करते थे डांसिंग का, तो तलगाजड़ा में जाते थे, वो हनुमान जयंती के टाइम वो जो संगीतोत्सव वहां पर होता था, तो अच्छे और एक इतनी अच्छी पिकनिक जैसा हो जाता था। वो सब लोग अपने घर से खाना वाना लेके आते थे, दोपहर को निकलते, रास्ते में कहीं डिनर लेते हैं और फिर जाके प्रोग्राम देख के वापिस आते थे। तो इतना अच्छा लगता था वहाँ। तो मुझे भी ये सारी चीजें जो है जो क्लासेस में, और सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी मैं गिनती हूँ कि क्या थी, वो मेरे फ्रेंड्स जैसे हिना है, शिल्पा, मनीषा, और सबसे बेस्ट फ्रेंड माय पारुल, जिसके घर में बैठ के मैं ये कर रही हूँ। क्योंकि पारुल जैसी छोटी बहन बोलूं या बोलूं, वो मुझे डांसिंग क्लास ने दिया और गुरुजी की बदौलत मिला, क्योंकि उनके देख के मैंने इंस्पायर किया था कि नहीं मुझे करना है ये, और उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप
कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आप अगर ठान लो तो कर सकती हो, और मैंने किया। तो अलंकार तक तो मैं, पारुल सब साथ में थे, उसके बाद भी मेरी उनसे, हिना से, सभी से मेरी अच्छी ये चलती रही। बाकी लोगों से कन्वर्सेशन नहीं होती है, लेकिन जब भी मिलते हैं तो कभी लगता नहीं है। तो कला क्षेत्र की ये बहुत ही बड़ी, इट्स लाइक फैमिली, ह्यूज फैमिली जो पूरी दुनिया में फैली हुई है। और जब भी एक दूसरे लोग मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कल ही बिछड़े थे। ऐसा लगता ही नहीं कि इतना सारा टाइम और ये सब चला गया है बीच में, ऐसा नहीं लगता। ऐसा मानो चल कल अलग हुए थे और आज सब मिल रहे हैं फिर से। तो ये एक बड़ी गुरुजी की जो है, और आज आप कर रही हो शिष्य परंपरा। अगर वो इंस्पायर नहीं करते तो शायद ये सब नहीं होता। सही है ना? सही है, एकदम सही है। इसीलिए जी जी। आप अभी भी ये फ्रीज हो रही हो। हाँ, आपका भी फ्रीज ही हो रहा है मुझे, बट आपकी आवाज एकदम क्लियर आ रही है। अच्छा, ठीक है। हाँ, लोग सुन सके तो भी बड़ी बात है। कोई ना, इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया कि थोड़ा, मुझे पता नहीं यहाँ से आपका ब्लर आ रहा है, बट आपकी आवाज एकदम क्लियर, ये तो बहुत मजा आ हाँ, रहा है। मेरे ख्याल से ये लाइट नहीं है ना, इसीलिए, क्योंकि यहाँ लाइट चली गई है, इसलिए थोड़ा वाईफाई का प्रॉब्लम होने लगेगा ना, हाँ, नो क्योंकि प्रॉब्लम। वाईफाई भी बंद हो जाएगा, लाइट नहीं है तो, इसीलिए। हाँ, हाँ, ये हमें तो ये गुरुजी ने, सारी जो मेरी यादें हैं मेरी अपनी गुरुजी के साथ में, तो जी जब भी कुछ भी होता है तो हम लोग गुरुजी के घर में जाते थे, गुरु माँ से मिलते थे, और उनसे बात करके, उनसे सलाह मशवरा करके फिर आगे कोई भी डिसीजन लेना है, मुझे कहीं भी जाना होता है ट्रैकिंग में या ऐसे, तो पहले उनको पूछ लेती थी कि उनकी क्या राय है, फिर मैं अपने आप को कमिट कर सकती हूँ कुछ बात के लिए, ऐसे। तो ये एक बहुत ही बड़ी ये, और गुरु जी की मेरे ख्याल से हम सबको जो भी विरासत में जो मिला है वो है कि ह्यूज फैमिली। आप कहीं भी हो दुनिया में, आपको अगर कोई भी मिल जाए और पता चले कि आप कौन से शिष्य है, किसके शिष्य है, और पता चलता है, और फिर बातें, कितनी सारी बातें हो जाती है उनके साथ में, तो ये एक बहुत बड़ी बात है ऐसे। और अभी तो लाइट नहीं है तो मैं पढ़ भी नहीं सकती हूँ कि कौन से टॉपिक में अभी बात करनी है, लेकिन मुझे जितना भी याद आता है गुरु जी के बारे में तो मैं बोलती हूँ। हाँ, आवाज आ रही है दीदी मेरी? हाँ, मुझे बराबर आवाज आती है, आप भी अच्छी दिखती है, लेकिन आप फ्रीज हो गई है मुझे। नहीं, बस यही बात बोल रही थी कि हमें ये भी गुरुजी ने ही सिखाया कि कोई भी प्रॉब्लम, देखो अभी टेक्निकली इश्यू आ गया है, बट फिर भी हमें यही सिखाया था गुरुजी ने चलता कि है, कोई भी प्रॉब्लम आए, शो मस्ट गो ऑन, कैसे भी करके मतलब आगे निकल जाना है। जो क्योंकि ठाना है गुरु वो जी की एक बात जिंदगी में मैंने बहुत सीखा है कि रुकना नहीं है कहीं भी। आप कहीं भी हो, किसी भी मुश्किल में हो, रुकना नहीं है। और शायद उसी रुकना नहीं है वाली बात ने कई बार हमें लाइफ एंड डेथ सिचुएशन से बाहर निकाला है, क्योंकि भी आप माउंटेन में जाते हैं, अनसर्टेनिटी ही रहती है, तो अगर आप रुक गए तो आप सरवाइव नहीं हो सकते, लेकिन आप आगे बढ़ते हो तो आप सरवाइव हो सकते हैं। सेम लाइफ में है, अगर आप आगे बढ़ते हो तो आप सरवाइव कर सकते हो, आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो, आपने जो भी डिसाइड किया है वो आप अचीव कर सकते हो। सिर्फ कि एक गोल सामने रखना है कि ये करना है तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैं यहाँ से यूके गई, मैंने सोचा कि मैं शुरू करूंगी क्लासेस वहां पर। तो यूके में क्या है कि बहुत सारे लोग जो है वो युगांडा से माइग्रेट होके आए हैं। उनमें से इतने लोग ऐसे नहीं थी जो मेरी पीढ़ी है, जो मेरी उम्र के लोग हैं, उनके लिए वो सर्वाइवल का था। लेकिन उनके बच्चे जो वहां पढ़े यूके में, उनको लैंग्वेज नहीं आती थी। गुजराती वो लोग कन्वर्स कर लेते थे, क्योंकि दादा दादी के साथ में गुजराती ही बात करनी होती है, लेकिन उनको जो मीनिंग होता है वो नहीं पता। तो कई बार ऐसे होता है कि वो बोलते हैं कि ये गाने पे हमको डांस सिखाओ, आप ऐसा करो, भजन या ऐसे, लेकिन वो जो उसका जो मीनिंग होता है वर्ड टू वर्ड, वो उनको नहीं पता है। ना तो वो पेरेंट्स को पता है, तो चिल्ड्रन को तो पता ही नहीं होगा ऐसे।
तो काफी मैंने कोशिश की कि मैं कुछ करूं वहां पर, लेकिन वेलिंगबरो थोड़ा छोटा गांव है, ऐसे टाउन है, जैसे भावनगर है ना, भावनगर जितना ही है, लेकिन कोई इतना ये नहीं है। और बाकी तो लोग पढ़ाई करके फिर कभी आगे निकल जाते हैं, दूसरे सिटी में चले जाते हैं, तो बच्चे भी उनके साथ चले जाते हैं, तो फिर किसी को इंटरेस्ट इतना नहीं रहता। और ज्यादातर फिल्म ही वहां पर हो जाता है कि एक ट्रेडिशन जैसा हो गया है कि बर्थडे है तो डांस करना है, तो कोई पिक्चर के गाने पे। लेकिन उसको लिए भी उस पिक्चर के गाने को आपको समझना पड़ता है ना, कि उसका मीनिंग क्या है। अगर आपको मीनिंग पता नहीं है तो आप सिर्फ वो गुरुजी की लैंग्वेज में लटके झटके कर सकते हो, कमर हिला सकते हो, लेकिन जो मुख पे आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो फिर मुझे भी लगा कि कोशिश करना बेकार है, और फिर थोड़ी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि मेरे इन लॉज की एज बढ़ रही थी, उनकी बीमारी और वो सब। तो फिर वो धीरे धीरे करके डांस से मेरा ये, तो मैं जब ये यहाँ भावनगर आती थी, हर साल में आती हूँ, तो मैं क्लास में अचूक जाती हूँ 2 या 3 बार। बीच में फिर मेरा फ्रैक्चर हो गया, तो 3-4 साल में क्लास में जाती थी, लेकिन जस्ट देख के आ जाती थी, मैं कर नहीं पाती थी, क्योंकि मुझे डर लगता था कि शायद मेरा स्पाइन में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए। तो इस तरह से गुरुजी के साथ में मेरा लास्ट ईयर तक, जब भी गुरुजी का देहांत हो गया, उस साल में आई थी, मेरे ख्याल से समर टाइम में आई थी, तभी हम मिले थे। पारुल के घर में ही हमने साथ में खाना खाया था और बहुत बातें की थी, और उन्होंने भी बोला था कि अभी तो मुझे बहुत बातें करनी है तुमसे। और मेरे हस्बैंड से भी उनको अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो काफी एंजॉय किया हमने उनके साथ में, बहुत सारा समय बिताने को मिला। और मुझे लगता है कि दैट वे आई एम लकी कि मैं हर साल आके उनको मिल सकती थी, और उनके साथ उनके घर में जाते थे, तो बहुत ही अच्छा लगता था हमें उस बारे में। तो काफी लोग ऐसे थे कि जो मैं उनसे मिल पाती थी, जैसे आप लोग थे, तो आपकी बैच से मेरा इतना कोई मिलना जुलना नहीं हुआ। शायद मैं कभी देखती होगी तो भी मुझे नहीं, मेरे ख्याल से हो सकता है कि मैंने आप ही का देखा हो शिक्षा विशारद का जो रंगमंच प्रदर्शन है, क्योंकि जब भी मैं दिसंबर में, ज्यादा करके हम लोग दिसंबर में आते थे, क्योंकि ठंड रहती है तो अच्छा लगता है, इसीलिए। क्योंकि कई बार भी जाना है तो ठंड का मौसम है तो अच्छा रहता है, इसीलिए। तो शिक्षा विशारद का 2-3 प्रोग्राम मुझे देखने का चांस मिल गया है, तो वो भी मेरा अच्छा सौभाग्य रहा कि मैंने ये देखने को मिला। फिर गुरुजी के समय में गीतांजलि लाल थे, जो उनका वर्कशॉप था, तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उनको लेके हम लोग काफी घूमे स्कूटर ऊपर, मैं, पारुल और मनीषा, हिना, हम लोग सब काफी घूमे थे। और वो प्रोग्राम भी बहुत ही अच्छा बना था उस टाइम। तो काफी गुरुजी के जो मेरे 10-12 साल का जो डांसिंग का पीरियड था, जो एवरी डे मेरा वहां जाना होता था वैसा। और उसके बाद में जब भी मैं यहाँ आती थी यूके से, तो मिलना होता था और उनसे मेरी बात होती थी। तो अभी मैं ऐसे सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा पानी वानी पी लूं, और अगर आपकी आवाज आ सके बराबर, तो थोड़ा आपसे भी मैं सुन लूं कि आपका और गुरुजी का कैसा रहा साथ, और उनका जो आपका और दीदी आप पानी जी दीदी। हाँ जी, एक्चुअली मोस्टली तो हर एक एपिसोड में सभी दीदी और भैया से कुछ ना कुछ बातें शेयर करती रहती हूँ कि हमारे टाइम पे भी क्या क्या हमें एक्सपीरियंस हुआ था, हमने क्या क्या फील किया है, क्या क्या एंजॉय किया है, वो सब मैं टाइम टू टाइम शेयर तो करती ही रहती हूँ। बट एक इंसिडेंट मुझे हाल ही में थोड़े दिन पहले ही पता चला है, तो वो मैं श्योरली शेयर करना चाहूंगी। हमारे जो दीदी जरूर। है शिवानी दीदी जी, हेलो। हाँ जी, सुनाई देता है। ओके, तो हमारे जो मुंबई में रह रहे हैं शिवानी दीदी, उनसे मेरी एक बार बात हो रही थी, तो बता रहे थे
कि गुरुजी ओनली हमारे मतलब हम कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे हमारी लाइफस्टाइल है, वही हमें सिर्फ एडवाइस देते थे, ऐसा नहीं है, बल्कि हमारी हेल्थ के लिए भी इतना ही कॉन्शियस थे गुरुजी। हाँ और जैसे सभी को पता है कि हमारे बहुत पुराने जो गुरु भाई थे, एक मंगल भाई करके थे, उपेन भाई के साथ ही मंगल भाई दोनों पहले गुरु जी के मेल स्टूडेंट्स थे। तो मंगल भाई के साथ ऐसा इंसिडेंट कुछ हुआ था कि उनको जब ऑपरेशन कुछ करना था, तो उनको जो एनेस्थेसिया का इंजेक्शन दिया था, और एक बार दिया था, और उसके बाद गलती से वही। जी। हेलो। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी हाँ। सो जो मंगल भाई थे उनको एक बार ऑपरेशन का कुछ ऐसा था, तो उनको एक बार एनेस्थेसिया दिया और फिर डॉक्टर कुछ चेंज हो गए और दोबारा दूसरे डॉक्टर ने आके एनेस्थेसिया दिया। और वो कुछ ऐसा रीजन है, मुझे परफेक्ट एकदम आइडिया नहीं है, बट मैंने जो सुना है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो वो रीजन के साथ शायद उनका डेथ हो गया। तो गुरुजी को बहुत बुरा लगा था कि किसी की और की लापरवाही की वजह से उनका एक स्टूडेंट ऐसे उनके पास अभी नहीं रहा है। तो उनको बात बहुत हम्म। खटक रही थी, ऐसे किसी और की लापरवाही से कैसे कोई किसी की मतलब लाइफ गंवा सकता है। तो उसके बाद कुछ ही टाइम के बाद, या पता नहीं कितने टाइम के बाद, बट शिवानी दीदी का कुछ ऐसे ऑपरेशन था, और हाँ हाँ। उनको भी ऐसे ऑपरेशन करना था, तो वो ऑपरेशन थिएटर में थे। और उनको एनेस्थेसिया दिया था, तो उनको पता नहीं कि क्या हुआ था, बट जब उनका कंप्लीट हो गया, ऑपरेशन हो गया, वो अच्छे से रिकवर हो गए, उसके बाद उनको किसी ने बताया कि आप बहुत लकी हो कि आपका ध्यान रखने के लिए आपके गुरुजी स्पेशल हमारे पास आए थे, और डॉक्टर को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था कि अच्छे से ध्यान रखना, अगर एक बार एनेस्थेसिया दिया है तो दोबारा कोई और ना उनको दे, और अच्छे से वहां पर खड़े रहे कि उनके साथ ऑपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम ऐसे ना हो। तो हमें भी नहीं पता होता कि हमारे लिए गुरुजी क्या क्या करते हैं, कभी कभी हमें बाद में पता चलता है कि गुरुजी ने ये हमारे लिए किया है। तो ये भी गुरुजी की एक महानता है कि वो ऐसे बता के या जता के नहीं करते थे हमारे लिए, वो जो भी चिंता करते थे या जो भी हमारे लिए करते थे, वो अपने हिसाब से आके चुपचाप करके चले भी जाते थे, हमें पता भी नहीं चलता था। तो ये इंसिडेंट मुझे हाल ही में पता चला, तो आई आई फेल्ट कि मुझे ये शेयर करना चाहिए। और जैसे कि आज पता नहीं वहां पर कुछ पावर कट का प्रॉब्लम है शायद भावनगर में, इसलिए बार बार कनेक्शन वीक हो रहा है अभी, शायद उसी वजह से दीदी लेफ्ट हो गए हैं। तो मैं एक और बार ट्राई करती हूँ उनको लेने की, क्योंकि टेक्निकल इश्यू में हम कुछ नहीं कर पाते। मैं अभी सूरत में हूँ और हेमा दीदी पारुल दीदी के घर पे है भावनगर पे। तो आई होप कि वापस कुछ कनेक्शन सेट हो जाए। शायद टेक्निकल इश्यू ज्यादा हो रहा है, वेट करते हैं 2-3 मिनट। थैंक गॉड।
कंप्लीट वॉल्यूम देती हूँ। ऐसे तो होता रहेगा कि टेक्निकल इश्यू तो आते रहेंगे, बट और कुछ दीदी आप कुछ शेयर करना चाहे तो, आपको कुछ और याद आ गया हो तो। याद में तो मैंने लिख के भी रखा था कि जैसे जैसे हमारा उनका साथ रहा, जैसे हम साथ में गए, क्योंकि काफी बार कहीं भी जाना होता है तो मैं और एक मुझे बहुत अच्छी गुरुजी की जो बोलते हैं कि वो किसी से डरते नहीं थे, जो उनके दिल में था तो वो हमेशा बोल देते थे। ऐसे नहीं कि कोई प्लेटफॉर्म पे है और इतने सारे लोग हैं। तो एक ही इंसिडेंट मेरे दिल में ऐसा बैठ गया है और उनके लिए जो मेरा रिस्पेक्ट है वो 100 टाइम्स ज्यादा हो गया कि जब भी उनको गौरव पुरस्कार मिला था, हम लोग सभी गए थे यहाँ से, तो लेने के टाइम वो स्टेज पे गए और उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि आपने मुझे ये गौरव पुरस्कार दिया, मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ उसके लिए। ये शब्द उन्होंने यूज किया था। लेकिन अगर ये कुछ साल पहले होता, जब मैं यंग था, मैं कुछ ज्यादा दे सकता था अपने स्टूडेंट्स को, तभी ये मिलता तो मेरी जो उत्साह है, मेरा जो मैं दे रहा था स्टूडेंट्स को, वो और भी ज्यादा उत्साह से मैं दे सकता था। अभी मेरी इतनी एज हो गई है, क्योंकि उस टाइम ऐसा हुआ था कि एक कोई आर्टिस्ट थे कच्छ के, उनको मिला था और वो इतने बीमार थे कि वो लेने नहीं आ सके थे उसी, और गुरुजी के पहले ही उनका नाम अनाउंस हुआ था। तो गुरुजी ने स्टेज पे जाके वो सभी महानुभावों के बीच में, मेरे ख्याल से कोई मिनिस्टर्स भी थे साथ में, उन सबको ये बताया कि ये आपने दिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन आइंदा अगर आप जो यंग है जब तभी उनको ये दो तो वो जो काम कर रहे हैं उसके लिए उनका उत्साह दुगना हो जाएगा, क्योंकि उनको पता चलता है कि कोई अप्रिशिएशन मिल रहा है, कोई अप्रिशिएट कर रहा है, तो वो अपने डबल जोर लगा के ये सब काम करेगा। तो मैं तो करते ही रहूंगा, लेकिन अगर मुझे ये पहले मिलता तो मैं और ज्यादा कुछ कर सकता था, क्योंकि पैसे काफी मायने रखते हैं और एनकरेजमेंट भी बहुत ज्यादा मिल जाती थी और मैं कुछ और स्टूडेंट्स को ज्यादा ये कर सकता था। तो ये बात मुझे उस टाइम पे इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं ये प्लेटफॉर्म पर हूँ, जो लोग मुझे ये पुरस्कार दे रहे हैं वो लोग क्या सोचेंगे, उनके सोचने के, लेकिन जो उनके दिल में था और वो अपनी बात पे 100% सही थे कि ऐसा जो कोई भी पुरस्कार हो वो ऐसे मिलना चाहिए कि वो काम करने वाले का उत्साह और डबल कर दे। आप गुरुजी को मिला तभी मेरे ख्याल से 70+ थे वो, कि उससे भी ज्यादा, तो तभी मिलना, वो उनको 60 या 50s में मिला होता तो वो कितना अच्छा रहता, उनका भी कितना, मतलब पैसे से ज्यादा लोगों को पता चलता है कि यहाँ कुछ काम हो रहा है। ये जानना बहुत जरूरी होता है कि कुछ काम हो रहा है भावनगर जैसे सिटी में, क्योंकि बहुत कोने में पड़ जाता है भावनगर। कोई भी लाइन से हम लोग डायरेक्ट अभी तो नहीं जुड़े थे, मीटर गेज फिर ब्रॉड गेज में जाओ, ऐसा कोई ना तो फ्लाइट से कनेक्टेड थे इतना डेली बेसिस पे। तो यहाँ कुछ इतना अच्छा काम हो रहा है, लोगों को पता चलना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने वही बात बोली कि मैं यहाँ आया, आपने मेरा वीडियो भी निकाला होगा, कल वो न्यूज में भी आएगा, तो वो न्यूज से लोगों को पता चलेगा। अगर ये बात 10-15 साल पहले हुई होती तो कितने लोगों को उसका फायदा मिलेगा। तो ये उनकी एक बात जो थी वो मेरे अभी भी मैं वो कभी भी नहीं भूल सकूंगी, और उसने ये हौसला दिया कि हम जब भी हमें कुछ बात लगे कि नहीं ये राइट है तो बिना किसी के डर हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये नहीं कि कोई इतने सारे लोग बैठे क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ऐसा वो कभी नहीं सोचते थे। वो अपने, अगर वो सोचते तो ये शायद भी नहीं होते। तो वही उनको सबसे अलग एक करता है कि इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल, कि वो 1000 लोग में अलग से स्टैंड आउट करते हैं। ये नहीं कि इतने क्राउड में लोग
कोई देख भी नहीं पाता है, कोई नोटिस भी नहीं कर सकता है। लेकिन गुरुजी का ऐसा पर्सनालिटी था कि वो 1000 लोग में भी ऐसे पीपल के बीच में खड़े हैं तो वो अपने आप को अलग, अपनी बात से, अपने बिहेवियर से वो पूरे अलग दिखते हैं और लोगों को उनको नोटिस करना ही पड़ता है, उनको ध्यान देना ही पड़ता है और उनकी बात सुननी पड़ती है। तो ये एक उनकी बहुत ही अच्छी, और मुझे वो तो मैं कभी उनका नहीं भूलूंगी, और ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है मेरे लिए और हम सब के लिए कि कभी भी अपनी बात कोई है लगे कि हम राइट, तो आप बेझिझक बोल सकते हो। ये मत सोचो कि प्राइम मिनिस्टर भी ये बात बोल सकते हो और अदना कोई आदमी है उनको भी आप ये बात बता सकते हो बिना झिझक के, कोई डर के बिना। ये एक मुझे बहुत अच्छा लगा था। और कई बार दूसरा भी हम लोग गए थे तो उनका गुरु भगिनी जो अभी तो मेरे ख्याल से स्टेट्स में है, उनकी लड़की और वो दोनों डांस कर रहे थे। तभी भी उन्होंने बोला कि जब भी हम मिले उनसे, आप सुनाई देता है? हाँ हाँ, थोड़ा लाउड बोलिए। थोड़ी कम आ रही है। अच्छा। तो उनको ऐसा लगता था कि ये जो उन्होंने जाके बोला कि अभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो लड़की है वो ज्यादा अच्छा करती है तुमसे, तुम्हारा रियाज कुछ कम दिखाया दिया मुझे इस परफॉर्मेंस में। तो आर्टिस्ट है ना, तो हमेशा कमेंट्स जो है वो काफी पॉजिटिव लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि सही बात है, मैंने बड़ौदा में आके ही प्रैक्टिस की, लेकिन मेरी बेटी की प्रैक्टिस चालू थी। तो ये भी उनकी एक बात बहुत अच्छी थी कि वो इतना अच्छी तरह से लोगों को बोलते थे और लोगों को उनकी बात को सुन के मानना पड़ता था। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी उनमें, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और कुछ आपको याद आए तो बताओ, तो मैं याद कर लूँ कि क्या क्या। और एक बात मेरे दिल में आती है कि अभी ये कोरोना का टाइम है और मैं तो एक्टिव नहीं हूँ, मेरे क्लासेस के मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था, और तभी गुरुजी को भी पता था कि मैं शायद आगे ये लेके नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरी जो हॉबीज थी, फिर मेरा जो कैरियर ग्राफ वो सब ऐसा था कि उसमें शायद ये परमिट ना हो पाए कि मैं उतना ध्यान नहीं, और मैं कभी कोई काम ऐसा नहीं करती कि जहाँ मैं 100% ना दे सकूं। तो मैंने वहाँ भी कोशिश की, लेकिन मैं दे रही थी 100%, पर लेने वाला कोई नहीं था, तो मैंने बंद कर दिया वहाँ भी वेलिंगबरो में, यूके में। तो पर यहाँ जितने भी आप लोग एक्टिव हैं, कभी भी आप भावनगर आओ तो आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो आप जो नए स्टूडेंट्स हैं उनमें थोड़ा बांटो। वर्कशॉप या ऐसा कुछ करते हैं तो थोड़ा कमर्शियल हो जाता है, लेकिन जो आप आके दिल से सिखाओ जो बच्चे हैं, तो उनको आपके लिए ये एक रिस्पेक्ट बढ़ जाता है कि नहीं देखो दीदी ने आए तो कितना अच्छा सिखाया हमें, भले या एक या तिहाई हो या कुछ हो, लेकिन उनको ये बहुत अच्छा लगता है और उनका उत्साह भी बढ़ता रहता है। एकदम सही बात। तो ये एक मैं बोलना चाहूंगी कि जो भी आप एक्टिव हो, आप क्लासेस लेते हो, तो आप जब भी आओ तो इनके साथ में इंटरेक्ट करो, जो भी स्टूडेंट्स है नए, छोटे तो नहीं लेकिन जो मध्यमा पूर्ण में है या विशारद या उपांत्य में है, तो उनके साथ आप थोड़ा इंटरेक्ट करो तो उनको भी अच्छा लगेगा। और क्योंकि अभी मेरे ख्याल से ये जो चल रहा है कोरोना का, तो उसमें 1-2 साल तक तो कुछ वर्कशॉप वगैरह का कोई स्कोप नहीं रहेगा, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स है उनको थोड़ा आप लोगों सभी का ये मिल जाए अगर थोड़ा साथ, तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि उनका थोड़ा उत्साह बढ़ेगा कि कोई बाहर से आता है और हमें सिखाता है। मैं भी कभी होगी तो मैं भी सीखूंगी नया नया कुछ। अभी मैं जाती हूँ 2-3 बार क्लास में गई और पूरा रिवाइज किया मैंने अपने आप को, तो अच्छा लगा मुझे, ये बहुत ही अच्छा लगा ऐसे। और तो अभी कुछ मुझे मेरा जो गुरुजी का है तो वो इतना
10-12 साल का, और बाद में जब भी मैं आती हूँ पीरियोडिकली उनको मिलती हूँ, 1 साल के बाद, कभी 2 साल हो जाते हैं, कई बार जब भी मौका मिलता है मैं आती हूँ। और मैं श्योर कि उनको एक बार तो मिलूँ ऐसे करके, उनको और गुरु माँ को, हम दोनों को मिलने जाती हूँ, क्योंकि गुरु माँ को भी मेरे हस्बैंड के साथ काफ़ी अच्छा ये हो गया है रेपो, तो उनको भी अच्छा लगता है। अभी भी हम इस बार आए तो हम मिल के आए उनसे, और अभी जाने से पहले भी एक बार मिलूंगी उनसे। तो इस तरह से गुरु जी का तो मेरे ख्याल से है नहीं हमारे बीच में, पर हमेशा हमारे साथ में है, ये तो मुझे श्योर है। कि कई बार मैं सोचती हूँ तो ऐसा मुझे लगता है कि कितना मैंने सोचा था, क्या मेरा ड्रीम था, मैं कितनी छोटी थी और मैं फुलफिल कर पाई, तो किसकी वजह से? गुरु जी की वजह से। कोई अगर बोल भी सकता है कई बार कि आप इतनी बड़ी हो, आप क्या करोगी, आपको आगे तो लेना नहीं है, लेकिन गुरु जी का ऐसा नहीं था। सिर्फ हॉबी करके भी सीखने आते हैं, या सोचे कि चलो थोड़ा वजन कम करना है इसीलिए डांस कर लेते हैं, तो भी उनको वो इतना ही एनकरेज करते थे और उस हिसाब से ही उनको सिखाते थे, जैसे वो पूरा कैरियर में करने वाले हैं। तो ये एक उनका बहुत ही बड़ी बात थी, और ये बड़प्पन था उनका कि वो किसी को भी, मतलब ऐसे नहीं कि चलो पता है कि ये आगे कुछ नहीं करने वाली है, लेकिन तो भी उसको उनका 100% मिलता था कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आप सोचो कि नहीं, मैं आगे नहीं कुछ करने वाली हूँ, पर मौका मिल जाता है, आप कर सकते हो। तो ये सोच के कि ऐसे मत सोचो, आप कभी मत बोलो कि ये नहीं करेंगे या मैं ऐसे कैरियर की जैसे नहीं लूंगी, ऐसा आप मत बोलो। पता नहीं है, कल क्या हो जाएगा, और कल को आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए और आप क्लासेस शुरू कर लो। इसीलिए कभी ऐसा मत सोचो कि नहीं 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 आप नहीं कर पाएंगे, आप कर पाएंगे हमेशा। और मेरी सभी लोगों से यही है कि आप एक बार ठान लो तो आप जिंदगी में सब कुछ कर सकते हो, जैसे मैंने किया। वैसे मैं बहुत ही, मैं अपने आप मानती हूँ कि मैंने जितने भी मेरी विशेष थी मैं पूरी कर सकी। जो मेरा सपना था कि मैं डांस सीखूं, मैंने उसमें पोस्ट ग्रेजुएट किया। मुझे पिक क्लाइंब करनी थी, मैंने पिक क्लाइंब की, 19,000 प्लस की। प्लस मैंने सोशल वर्क करना था, तो मैं यहाँ से दिल्ली तक साइकिल लेके गई और एड्स के लिए मैंने अवेयरनेस का प्रोग्राम किया। और फिर लास्ट मेरी विश थी 2 साल पहले मैंने पूरी की। थोड़ा मैं अपना आपको दिखा रही हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप कुछ भी कर सकते हो अगर ठान लो। बहुत मजा आ रहा है दीदी। और ऐसे आपके जैसे लोगों का ये पूरा मतलब लाइफ साइकिल सुन के ही हम लोगों को इंस्पिरेशन होता है कि क्या क्या कर सकते। कुछ लोग ऐसे होते कि एक काम किया पूरी लाइफ में बहुत हो गया, बट नहीं, क्या क्या इतना एक साथ इतना सारा कर सकते वो। मेरा हाफ मैराथन करने का जो सपना था वो 2 साल पहले ही पूरा हुआ। तो ऐसा नहीं है कि एज इज नो बार, आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो। और उस हिसाब से मैं अपने आप को ब्लेस्ड समझती हूँ, क्योंकि मैंने शादी की, गुरुजी को मैंने बोला था कि मैं शादी करूंगी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। When I was 47, I did get married, और मैंने शादी की। तो तभी मैंने गुरुजी को भी बोला था, हम दोनों जब उनको मिलने गए थे तभी मैंने बोला था कि मैं शायद आपकी धरोहर आगे नहीं ले जा सकूं, क्योंकि मैंने लेट शादी की है, तो मेरे ऊपर थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी फैमिली की, फैमिली को बांध के रखने की, क्योंकि मैं फैमिली में सबसे बड़ी हूँ ऐसे करके। तो उस हिसाब से उन्होंने कभी ये नहीं सोचा, he was so happy कि मुझे ये खुशी है कि मैं शादी कर ली। मैंने बोला था ना फोन पे कि मैं सब कुछ नहीं बताऊंगी कुछ मेरे लिए भी रखो ऐसे। ये बात है कि मेरे विश में भी था, मेरे विश में यही था, शादी भी करनी है। और क्योंकि सबको कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। अभी मैं कहना चाहती हूँ, कभी भी अकेले कई बार भी आपको लगे आप सेपरेट हो जाते हो, कई बार ऐसा होता है कि लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। आप कभी भी अलग हो जाते हो, आप अपने स्पाउस से अलग हो जाते हो, तो डोंट थिंक कि लाइफ इज ओवर, जस्ट मूव ऑन। आपको कोई अच्छा मिल जाता है तो आप जस्ट कैरी ऑन विथ योर लाइफ, कैरी ऑन विथ,
ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको शादी करनी है, गुड कंपेनियनशिप आपको मिले तो जस्ट डू, क्योंकि ये अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। और मेरे गुरु बंधु और गुरु भगिनी को मेरा यही एक संदेश है कि लाइफ में आगे बढ़ते रहो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप ना कर सके, आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये मेरा आपसे लास्ट मेरी जो सबको बोलने की ये थी एडवाइस बोलो तो, क्योंकि आई एम 67 सो मैं बोल सकती हूँ, ऐसा मानती हूँ मैं। वैसे तो मैं दिल से बहुत छोटी हूँ, दिल से मैं अभी भी 26 हूँ। राइट। और मेरे हस्बैंड तो बोलते कि मैं तो 21 हूँ, तो हम दोनों इस तरह से काफी कंपैटिबल है। अरे वाह, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ कि आपकी लाइफ के बारे में सुन के हमें बहुत सारी इंस्पिरेशन मिल रही है अभी कि ऐसे ऐसे भी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आपका लिस्ट सुन के हमें भी लग रहा है कि हम भी अभी अपने लिस्ट पे वर्कआउट करना शुरू कर दें। बकेट लिस्ट तो होना ही चाहिए लाइफ में, नहीं तो कोई चार्म नहीं रहता है। कोई मुझे बोलता है कि आप क्यों इतनी मेहनत करते हो, आपके पास पैसे हैं तो। अगर आपको कोई एम नहीं है लाइफ में, कोई ये नहीं है कि मुझे ये करना है, सामने कुछ दिखता नहीं है, तो आप स्टेगनेंट हो जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन आप एक देख के रखो, एक पूरा होता है दूसरा ढूंढ लो। इतनी सारी, अभी तो कितने सारे अपॉर्चुनिटीज है। हम जब भी थे तभी तो ये फोन तो लैंडलाइन ही थी तभी, और कुछ नहीं था। बाद में पेजर आया, आपके पास तो काफी कुछ ये है। अभी हम बात कर रहे हैं वो भी टेक्नोलॉजी के जरिए ही बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, आप कुछ भी कर सकते हो। एकदम सही बात है दीदी। थैंक यू सो मच दीदी कि आज आप हमारे साथ आई आए। रियली एंजॉयड इट। मैं हर बार सुनती थी तो मुझे लगता था कि सॉरी, क्योंकि वहाँ पर से टाइम का डिफरेंस हो जाता है, तो हम लोग कभी कर सकते हैं, ऐसा कुछ मुझे फील होता था। फिर मैंने सोचा कि इस बार मैं आ रही हूँ तो मैं पारुल से बात करके फिर आपसे पूछूंगी। तो लास्ट वीक आपने पूछा तो मेरे ब्रदर आने वाले थे, तो सोचा, पर ये चांस मुझे मिल गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों से बात करके और काफी मनीषा से याद भी मेरी याद ताजा हुई, सभी को हिना के साथ से। मुझे अच्छे अच्छे ऐसे लोगों से कांटेक्ट करने के लिए, सब जो मेरे बड़े दीदी और भाई है, खास करके जिगर भाई, कांटेक्ट अच्छे से करवा देते हैं कि ये दीदी बाकी है, ये ऐसे सीनियर दीदी है, बात करो। तो उन्हीं से आपका कांटेक्ट नंबर मिला है। पारुल दीदी और जिगर भाई बहुत अच्छे से मुझे गाइड कर रहे हैं कि कौन बाकी है, कौन सीनियर है, किनके साथ हम ये एपिसोड कर सकते हैं अच्छे से। तो सही में मैं लकी फील कर रही हूँ आज की मैं आपसे बात कर रही हूँ दीदी। बहुत अच्छे से इंस्पायर किया आपने मुझे आज। थैंक यू सो मच दीदी फॉर कमिंग। प्लेजर इज माइन ऑलवेज। एंड ये प्लेटफॉर्म से एक में भी, ये भी जो भी सुनने वाले और जो भी इंस्टा पे है अभी, उन सभी को मेरी ये कि आप कभी भी यूके आवे, यू आर ऑलवेज वेलकम। पारुल के पास से नंबर ले लेना, आप यूके की टिकट निकाल लो, बाकी का हम अरेंज कर लेंगे। वी विल एंजॉय योर कंपनी। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू। यू आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू दीदी। ओके, शैल आई क्लोज? जी 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 दीदी। सो ये थे हमारे आज के हेमा दीदी, जो एज जो बोलते हैं ना हम कि एज इज जस्ट अ नंबर, वो उन्होंने साबित करके दिखाया है कि एज के हिसाब से आपको नहीं चलना है, आपके हिसाब से एज चलती है। और आपको लाइफ में क्या करना है वो आप डिसाइड करो, लाइफ डिसाइड नहीं करनी चाहिए कि आपको क्या करना है। तो बहुत अच्छे से उन्होंने उनके साथ जो उन्होंने कथक के लिए और गुरुजी के साथ जो संस्मरण बिताए हैं वो हमारे साथ शेयर किए, और बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, एपिसोड नंबर 20 में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और घर पे रहिएगा। एडवांस में हैप्पी दिवाली, दिवाली की छुट्टियां अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू सो मच।